नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम न्यूज। चलिए रुक करते हैं खबरों की। और खबरों में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की और आपको बताएंगे देर रात से रुक रुक कर बरसात हो रही है। इस बरसात ने जहां ठंड में और ठिठुरन को बढ़ा दिया है, तो वहीं इस बरसात से फसलों को भी नुकसान हुआ है। बता दें कि देर रात से रुक रुक कर हो रही बरसात से एक तरफ जहां ठंड बढ़ गई है, तो वहीं फसलों में भी नुकसान की आशंका जताई जा रही है। किसानों का कहना है कि इस बरसात से सबसे ज्यादा नुकसान सरसों की फसल को होगा, क्योंकि सरसों पर अब फूल आने लगे हैं। इस बरसात से फूल झड़ जाएगा, इसकी वजह से सरसों काली पड़ जाएगी। और अगर सब्जियों की बात करें तो सब्जी पर भी बरसात से काफी प्रभाव पड़ेगा। कुछ किसानों का कहना है कि अभी गेहूं की फसल में पानी की सिंचाई की जरूरत थी, लेकिन इस बरसात से गेहूं की फसल को अब फायदा होगा। भाई साहब, सरसों के लिए तो टोटल ही हानिकारक है। अगर फड़ी आ रही है उसमें, तो उसमें दाना जो आएगा वो काला पड़ जाएगा और सरसों लेट भी जाएगी, यानी टूट जाएगी, वो गल जाएगी। सरसों में तो 100% नुकसान है। बात रही अगर गेहूं की, गेहूं में थोड़ा फ़ायदा है। इससे गेहूं में तो थोड़ा फ़ायदा है। गेहूं पे पानी की चाहत अभी छोटे हैं, कोताही नहीं है। सब्जियों की अगर बात की जाए तो सब्जी में टोटल नुकसान है जी। सब्जी में अगर हम जाएं, सब्जी तो में तो सारी में ही नुकसान है। बारिश पड़ने से कहीं ना कहीं ठंड भी बढ़ेगी। हाँ, ठंड तो चलो, ठंड तो सही चल रही है जी, और ठंड तो गेहूं के लिए ठीक है। तो गेहूं में थोड़ा प्रॉफिट है इसमें, लेकिन सब्जी में टोटल नुकसान। और क्या नाम सर आपका? मंजीत यादव, गाँव मुलेना। जी, जो आज बारिश हुई है उससे फसलों की अगर बात की जाए तो कितनी फायदेमंद होगी बारिश की फसलों को लेकर के? जो बारिश आज हुई है वो फसल के लिए नुकसान है इसमें, और जो इससे पहले बारिश हुई थी वो किसानों के लिए बहुत फायदेमंद थी। और बारिश जैसे ये लेट होती जा रही है कि ठंड भी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, और जो एक पीला गेहूं पानी ज़्यादा होने की वजह से खेतों में ये बारिश से गेहूं पीला पड़ गया है, और वो एक अच्छा पकाव के या पछड़ाव की जोर नहीं कर रहा। तो जो ये बारिश लेट हो रही है किसानों के लिए नुकसानदायक साबित हो। फायदे किस चीज़ के लिए बारिश? बारिश एक समय के अनुसार हो तो बारिश का फायदेमंद है, समय के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अब समय के बाद हो रही है तो ये नुकसान ही होगा ना। क्या नाम है जी आपका? गुलीचंद। गुलचंद जी, जो आज बारिश हुई है उससे जो अगर फसलों की अगर बात की जाए तो कितना फायदा इन फसलों को होगा और कितना नुकसान है जी? भैया अब तो नुकसान है, सरसों में भी नुकसान है और सब्जी में भी नुकसान है। और गेहूं की पत्ती पीली पड़ने लगी। जो नरम खेत में वे तो ठीक हैं, और जो केड़े खेत हैं उन्होंने पानी भर जाए और नुकसान। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। फरीदाबाद में बढ़ते हुए प्रदूषण को कम करने के लिए इंडियन ऑयल के एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल और ग्रीन कॉम्बो लुब्रिकेंट के ट्रायल का शुभारंभ परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभगढ़ बस अड्डा परिसर पर किया। पहले चरण में ये ट्रायल 40,000 किलोमीटर तक किया जाएगा। इंडियन ऑयल के द्वारा तैयार किए गए इस एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल को आम डीजल से अलग बनाने के लिए इसमें कुछ केमिकल पदार्थों को मिलाकर इसे बनाया गया है। ये सभी केमिकल पदार्थ इंडियन ऑयल के रिसर्च डेवलपमेंट सेंटर में रिसर्च के बाद इसमें मिलाए गए हैं। इसके बाद एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल को तैयार किया गया। आम डीजल क्रूड ऑयल से बनता है। इंडियन ऑयल के रिसर्च सेंटर में कुछ विशेष केमिकल मिलाकर इसको तैयार किया गया है, जो डीजल में मिलकर इसको ग्रीन डीजल बना रहे हैं। ग्रीन डीजल आम डीजल से खूबियों में कई तरह से अलग होगा। इसमें डीजल को मुख्य तौर से तेल की खपत कम करने और पर्यावरण में फैलने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इसे बनाया गया है। इंडियन ऑयल के रिसर्च सेंटर में तैनात डॉक्टर राम कुमार ने बताया कि इसमें चलने वाली गाड़ी आम डीजल से चलने वाली गाड़ी से 5 किलोमीटर ज्यादा एवरेज देगी और प्रदूषण में 20% तक कमी आएगी। जहां एक तरफ गाड़ी को कम तेल में ज्यादा एवरेज मिलेगी, तो वहीं प्रदूषण को बहुत ज्यादा कम किया जा सकेगा, क्योंकि गाड़ियों में ईंधन के जलने से काफी प्रदूषण होता है। इसके अलावा आम डीजल जब चलता है तब कार्बन पैदा करता है। यही कार्बन गाड़ी के पुर्जों में जमकर पुर्जे खराब करता है, लेकिन एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल गाड़ी को होने वाले नुकसान से भी बचाएगा। हालांकि एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल की कीमत आम डीजल से थोड़ा ज्यादा होगी, लेकिन इसके फायदे वाहन चालकों और वाहन को भरपूर होंगे। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर राम कुमार। राम कुमार जी, क्या लाभ मिलने जा रहा है? आपने ट्रायल शुरू किया है ग्रीन डीजल का। तो ये ग्रीन डीजल आम डीजल से थोड़ा सा हटके है। वो इसलिए है कि आम डीजल तो क्रूड ऑयल से बनता है। उस क्रूड ऑयल से बनने वाली डीजल में हम एक और इनोवेटिव केमिकल सब्सटेंस जो हमने अपनी R&D सेंटर में विकसित किया,
उसमें मिश्रण करते हैं। इस मिश्रण की वजह से इंजन की कंबशन एफिशिएंसी बढ़ती है और इंजन साफ़ सुथरा रहता है। आम डीजल में थोड़ा सा कार्बन की डिपॉजिट्स आ जाते हैं, उस डिपॉजिट्स को क्लीन करने की क्षमता इन केमिकल पदार्थों में है। और ये केमिकल पदार्थ कोई ऐसा टॉक्सिक नहीं है, इसमें कोई मेटालिक कंटेंट नहीं है और इसकी C10 नंबर एक मान्यता है कंबशन एफिशिएंसी का। C10 नंबर आम डीजल से 5 यूनिट ज़्यादा है। ये सब मिला के इंजन साफ़ सुथरा रहेगा, इंजन की कंबशन बढ़िया बनेगा। इसके वजह से 2 लाभ, मतलब आम जनता को जो 2 लाभ दिखते हैं वो ये है कि माइलेज में 5% की बढ़ोतरी होगी। जी सर, इंडियन ऑयल का एक्स्ट्रा ग्रीन डीजल लॉन्च किया है, इसका ट्रायल चल रहा है अभी, तो क्या इसके फ़ायदे होंगे और भविष्य में क्या इसका उपयोग होगा, किस तरीके से? इंडियन ऑयल ने शुरुआत पूरे भारत में पहली बार हरियाणा से शुरुआत करी, वो बल्लौर से। और जो ये ग्रीन जो ऑयल मिलेगा, इससे जो कार्बन में जो कमी होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मंत्री गडकरी के सपने को साकार करने जा रहे हैं। जो पहले उन्होंने एक सेमिनार में कहा था कि इस तरह का हम बायो अपना गैस से या डीजल तैयार करेंगे जिससे कि कार्बन की क्षमता कम होगी और सबसे ज़्यादा लोग जो 5% जो तेल है उससे 5% की बढ़ोतरी लाभ मिलेगा अपने सरकार को। और उसकी शुरुआत आज की है राम कुमार जी सारे अधिकारी। पहले खबरों में बात करेंगे राजनीति की। सूरजपाल अम्मू ने राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि बचपन से ही ये चिड़िया उड़ मैना उड़ का खेल खेलते रहे और अब ट्विटर खेल रहे हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का काम चिड़िया उड़ाने का है, जहां बीजेपी का काम शहीदों का सम्मान करने का है। राजपाल अम्मू फरीदाबाद में सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने कार्यक्रम में शामिल हुए थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अपनी सरकार बनने के हसीन सपने देख रही हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं और सपने देखने का अधिकार सबको है। इस मौके पर राजपाल अम्मू ने बताया कि हरियाणा के 7,800 गांव और वार्ड में 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाई जाएगी। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता 75 लोगों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार और परिजनों को सम्मानित करने का काम करेंगे। 23 जनवरी को जय हिंद बॉस का नारा गूंजेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्वतंत्रता सेनानियों की कहानी पूरे देश से छुपाने का काम किया है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शहीदों को नमन करने का काम कर रही है। 125वीं जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के 2 कार्यकर्ता नेता 75 लोगों के साथ स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को और शहीदों को परिवारों को सम्मानित करने का कार्यक्रम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी हरियाणा के यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के आह्वान पर जय हिंद बोस का नारा 23 जनवरी को पूरे हरियाणा में गूंजेगा। जिस कांग्रेस ने जो सच्चाई थी, शहीद परिवारों की जो सच्चाई थी, स्वतंत्रता सेनानियों की जो कहानियाँ थी, जो प्रदेश से छुपाई, देश से छुपाई, उन कहानियों को, उन सच्चाइयों को, उनके पराक्रम को और उनके ऊपर जो जुल्म हुए, उनकी कहानियों को लेकर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी के नेतृत्व में 7,800 स्थानों पर 23 जनवरी को जा रहा है। मैं उसी संदर्भ में आज गोपाल शर्मा जिलाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों के साथ, विजेंद्र नेहरा के साथ और अन्य पदाधिकारियों के साथ आपके यहाँ बैठा हूँ। मुझे ये कहने में बड़ा दुख होता है कि जिस राजा नाहर सिंह के नाम से बल्लभगढ़ जाना जाता है, आज उन्हीं राजा नाहर सिंह के साथ जो जुल्म हुआ 9 जनवरी 1857 को, उनके ऊपर उनको जो फांसी पर लटका दिया गया, उनके 2 मित्र थे, गुलाब सिंह सैनी और एक भूरा बाल्मीक, उनको भी सरेआम लटकाया गया। उनकी चर्चा तक कांग्रेस ने कभी नहीं की। आज हम उन वीरों को, उन महावीरों को, उन शहीदों को नमन करते हैं और उनके परिवारों का सम्मान कैसे हो, इसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश कर रहा है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी शहीदों का सम्मान करना नहीं जानती, अमर जवान ज्योति की लौ को बुझाने का काम कर रही है। निर्बुद्धि है राहुल गांधी, बुद्धि की कमी है शुरू से, और मुझे तो लगता है कि उनकी माताजी को उनका चेकअप जरूर कराना चाहिए। अरे जिस सुभाष चंद्र बोस जी का हम नाम ले रहे हैं, जिनकी 125वीं जयंती हम मना रहे हैं, जो कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे,
अगर हम उनका सम्मान कर रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी को तो राहुल गांधी को धन्यवाद करना चाहिए। हम उनका सम्मान कर रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़े थे, कांग्रेस के नेता थे, गृह मंत्री थे देश के। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के नेता थे। आज हम उनका सम्मान कर रहे हैं और राहुल गांधी हमारे ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। निश्चित तौर पे इनके दिमाग के 1-2 पेज ढीले हैं। मुझे लगता है या तो ये भारतीय जनता पार्टी से घबराते हैं या ये नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो विजन है। चलिए खबरों में बात करेंगे सोहना की और आपको बताएंगे कि 3 मंजिला इमारत में आग लगने से करोड़ों का माल जलकर खाक हो गया। सोहना के गांव भौंडसी में 3 मंजिला टेंट हाउस गोदाम में आग लग जाने से करोड़ों का सामान जलकर राख हो गया। आज सुबह के वक्त लगी, मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची और देखा तो आग बेकाबू हो चुकी थी, जिसके बाद दर्जन भर गाड़ियों को बुलाया गया और 10 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। इस आग में गोदाम में रह रहे 3 लोगों को फायर ब्रिगेड कर्मियों ने सुरक्षित बाहर निकाला, जिसमें एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी शामिल है। आग के कारणों का कोई खुलासा नहीं हो सका है। आग की भनक पाकर पुलिस की गाड़ी अपनी मौके पर पहुंच गई। आगजनी की खबर पाकर फायर ब्रिगेड की दर्जन भर गाड़ी मौके पर पहुंची और सोहना की फायर ब्रिगेड गाड़ी मौके पर पहुंचते ही आग को बुझाने में लग गई। गाड़ी मौके पर बुलाई गई और करीब 10 घंटे के बाद आग पर काबू पाया गया और उस मकान में रह रहे 3 लोगों को वहां से बाहर निकाला गया, जो कि बुरी तरह आग में फंस चुके थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड के कर्मियों ने बमुश्किल इमारत से बाहर निकाला। इसमें एक 90 वर्षीय बुजुर्ग महिला भी शामिल थी। बताया जा रहा है कि किसी टेंट हाउस में आग लगी थी और आग में करीब 2.5 करोड़ का सामान जलकर खाक हो गया। मामले की भनक पाते ही भौंडसी पुलिस मौके पर पहुंची और फायर ब्रिगेड के आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। अधिकारियों ने मौके का जायजा लिया। दर्जन भर गाड़ियों ने करीब 10 घंटे में आग पर काबू पाया और टेंट हाउस में आग किस तरह से लगी, इसका क्या कारण था, इनका खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। सामान था और उसके जो मकान बना हुआ था उसमें लगी हुई थी। उसमें एक बुजुर्ग महिला थी, एक 3 लोग थे उसमें जी, जिसको हमारी टीम ने, धर्मेंद्र ने, प्रमोद ने, ललित ने जाके मौके पर उनको लेटर मांगी और एक चारपाई मांगी, लेकिन चारपाई का बंदोबस्त ना होते हुए फिर भी अपनी लेटर लगा करके उसको बड़ी मेहनत के साथ सेफ उतार दिया और उसको उनके सुपुर्द कर दिया। यह आग कहाँ पे लगी, करीब कितने घंटे में काबू पाया गया? ये आग गाँव भौंडसी में लगी हुई थी, जिसमें टेंट का काम करते हैं वो, और आग को करीब 10-12 घंटे लग गए। करीब कितने फायर ब्रिगेड आई यहाँ पर? गाड़ी थी उसमें करीब 12 समथिंग, और हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब भी मौके पर मौजूद थे, गुलशन कालाडा जी। करीब कितने का नुकसान बताया जा रहा है इसमें? इसमें करीब 2.5 करोड़ के समथिंग नुकसान बता रहे हैं। तो ये क्या क्या था वहाँ पर, ये टेंट के अलावा कोई रिहाइश भी थी कोई? हाँ, वो अपना रेजिडेंशियल कोठी मकान बना हुआ था, जिसमें घरेलू सारा सामान था, टेंट का सामान था, जो सारा जल गया। तो इसमें करीब कितने का नुकसान बताया जा रहा है? इसमें करीब 2.5 करोड़ के समथिंग। आग का कोई कारण पता चला? आग लगने का कारण अभी कोई पता नहीं लगा है। खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल जिले में रॉन्ग साइड चलने वाले वाहन चालकों पर ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी सत्येंद्र कुमार के नेतृत्व में चालान अभियान चलाया गया। वहीं गाड़ी और दोपहिया वाहनों व रॉन्ग साइड चलने वाले वाहनों के चालान बनाते हुए साथ ही उन्हें नसीहत भी दी गई। लंबे समय से पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर शहर के अंदर लंबे जाम की समस्या से शहरवासी जूझ रहे हैं, जिसका एक कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर बन रहे एलिवेटेड पुल निर्माण कार्य पुराने होने का भी एक कारण रहा है। वहीं जिले में ज्यादातर वाहन चालक रॉन्ग साइड चलने के आदी हो चुके हैं, जिससे न केवल ये वो परेशान होते हैं बल्कि अन्य वाहन चालकों के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। इस समस्या को मद्देनजर रखते हुए डीएसपी सत्येंद्र कुमार ने स्वयं मोर्चा संभालते हुए लगभग 40 चालान वाहनों के बनाए और जिसमें गाड़ी और बाइक दोनों ही शामिल थे। वहीं कोहरे को देखते हुए भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी कर दी गई है। चालान काटते वक्त मौके पर सदर थाना प्रभारी एवं ट्रैफिक थाना इंचार्ज की टीम भी मौजूद रही। आगरा चौक पर रॉन्ग साइड चलने वाले वाहन चालकों के जमकर चालान काटे गए, साथ ही उन्हें नसीहत भी दी गई कि वो रॉन्ग साइड ना चले, अन्यथा पुलिस का ये अभियान जारी रहेगा। पुलिस की पकड़ में आने के बाद ज्यादातर वाहन चालक बहाने बनाते नजर आए। बावजूद इसके पुलिस टीम ने सख्त कार्यवाही करते हुए ऐसे वाहन चालकों को पकड़ा और उनके जमकर चालान भी काटे। देखिए, जो NH-19 पे हमारे शहर में जो पुल अंडर कंस्ट्रक्शन पुल बन रहा है, उसके कारण मुझे जो ट्रक है उनको बंद किया गया, जिसके चलते लोग बाग अपनी सहूलियत के हिसाब से और रॉन्ग साइड से व्हीकल ले जाते हैं और उसके कारण एक्सीडेंट होने की भी संभावना होती है।
उसके चलते हम डेली ही चालान करते हैं यहाँ पे रोड साइड से। आज भी हम चालान कर रहे हैं सुबह से और लगभग अभी तक 40 चालान हो चुके हैं रॉन्ग साइड में। सर ठंड को लेकर भी कोहरे का लगातार मार देखने को मिल रही है, क्या लोगों को उसके लिए भी कुछ जागरूक किया जा रहा है ट्रैफिक की तरफ से? जो फोग है फोग के लिए जो ट्रक ड्राइवर है उनसे और गाड़ी वालों से अपील की गई है कि भाई आप अपनी जो व्हीकल है इसको लेबाई में ही रोकें और बिना किसी कारण व्हीकल को रोड पे खड़ा ना करें। उसके बारे में हिदायत की गई है और उनके लाइट वगैरह है लाइट वगैरह चेक करवा दें, जो येलो लाइट है उसका यूज़ करें। सर पुल निर्माण में देरी के कारण तमाम चौक बंद किए हुए हैं, क्या लगता है? चलिए खबरों में अभी बात करेंगे पलवल की ही। पलवल के हुड्डा सेक्टर 2 स्थित गुरु गोरखनाथ अस्पताल में फर्जी दस्तावेज के सहारे चल रही पैथ लैब पर पुलिस ने देर रात छापेमारी कर लैब संचालक को गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ आईपीसी धारा 420 सहित अन्य कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है। दिखाई दे रहा है नजारा सेक्टर 2 स्थित गुरु गोरखनाथ अस्पताल का है, जहां देर रात पुलिस की टीम ने शिकायत के आधार पर छापेमार कार्यवाही की और लैब संचालक को गिरफ्तार किया। प्रहलादपुर दिल्ली निवासी डॉक्टर सुखपाल सिंह ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वो दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में पिछले 1 साल से कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि पलवल सेक्टर 2 गुरु गोरखनाथ अस्पताल में एक लैब अपनी जांच रिपोर्ट में उनके नाम, मोहर और नकली साइन कर गोरख धंधा चला रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह से आमजन की जान से खिलवाड़ किया जा रहा है, साथ ही फर्जी तरीके से उनके कागजातों को गलत तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए लैब संचालक गांव अलीका निवासी रणधीर को गिरफ्तार किया और विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी है। राजीव गांधी सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में आईसीयू में अभी तैनात है। उन्होंने आकर के एक कंप्लेंट का हमारे को दी थी, जिसमें सिटी पुलिस स्टेशन में एफआईआर लॉन्च की गई है। उन्होंने बताया कि मेरे रजिस्ट्रेशन नंबर और मेरे नाम से मिसयूज हो रहा है और सेक्टर 2 हुड्डा में गोरखनाथ हॉस्पिटल है, उसमें पैथ लैब है, उसमें मेरे से फर्जी झूठे साइन करके दी और झूठी रिपोर्टें तैयार की जा रही है। इस पर हमने एफआईआर लॉन्च कर ली है। उसके बाद में जो पैथ लैब को चला रहा था रणधीर सनापन राम पल्ली का गाँव का रहने वाला है, ये प्रशांत पैथ के नाम से अपनी लैब चला रही थी, जिसको डाउनलोड कर लिया, गिरफ्तार कर लिया है और आज उसको रिमांड लेने के लिए भी जा रही है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। जिले के मरीजों के लिए सचिन अस्पताल द्वारा एक बड़ी सौगात दी गई है। सरकारी अस्पताल के बाद अब प्राइवेट अस्पताल में सबसे पहले व एकमात्र ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन पलवल के जिला उपायुक्त ने रिबन काट कर किया। इस मौके पर जिला सिविल सर्जन ब्रह्मदीप सिंह, रेड क्रॉस सोसाइटी के जिला प्रशिक्षण अधिकारी महेश मलिक, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पदाधिकारी सहित अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। जैसा कि आप सभी को विदित है कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान ऑक्सीजन की बड़ी मात्रा में किल्लत देखने को मिली थी। ऑक्सीजन के लिए अस्पताल के साथ साथ होम आइसोलेट मरीज भी काफी परेशान हुए थे, लेकिन अब पलवल के सचिन अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगा दिए गए हैं और उस ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन पलवल जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने रिबन काट कर किया। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर ब्रह्मदीप सिंह ने सचिन अस्पताल में लगाए गए ऑक्सीजन प्लांट को लेकर जानकारी देते हुए बताया कि अब मरीजों को ऑक्सीजन से संबंधित किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। माननीय डीसी साहब और सीएमओ साहब के मार्गदर्शन में सचिन हॉस्पिटल के अंदर पहला जिले का ऑक्सीजन प्लांट इंस्टॉल करा गया है, जिसकी डीसी साहब ने रिबन काट के उद्घाटन किया है। और इस उद्घाटन में हमारे साथ रेड क्रॉस सोसाइटी के मेंबर्स और आईएमए के मेंबर्स, आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर अनिल मलिक एंड सरकारी अस्पताल के कुछ डॉक्टर्स वगैरह सब मौजूद रहेंगे। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, इसके फायदे किस तरीके से रहेंगे, जिले के लोगों को किस तरह का फायदा मिलेगा? ऑक्सीजन प्लांट से हमें ये फ़ायदा मिला है कि हम ऑक्सीजन की तरफ चिंतित नहीं रहेंगे। जैसे कि कोविड की दूसरी लहर के अंदर ऑक्सीजन की बहुत मारामारी हुई थी, ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही थी, ऑक्सीजन में ब्लैक हो रहा था, मतलब ऑक्सीजन या तो मिल ही नहीं थी या मिल भी थी, बहुत कॉस्टली मिल रही थी। तो इससे स्वास्थ्य सेवाएं भी थोड़ी सी चरमरा गई थी और इलाज की कॉस्ट बढ़ गई थी। इसमें क्या होगा कि ऑक्सीजन हमें फ्रीली अवेलेबल रहेगी, हमें ऑक्सीजन का कोई स्ट्रेस नहीं रहेगा, ऑक्सीजन हमारे लिए पूरी फ्रीली अवेलेबल रहेगी, तो ट्रीटमेंट कॉस्ट पे भी काफ़ी इफेक्ट आएगा, जिससे कि हम कुछ इश्यूज आए थे ओवर चार्जिंग के लिए, कंप्लेंट्स हमारे पास भी आई थी, हायर अथॉरिटीज़ के पास भी आई थी। हमने फिर एक कमेटी कंस्टिट्यूट की थी
और वो कमेटी कंस्टिट्यूट होने के बाद वो कमेटी ऐसी सारी रिक्वेस्ट को एंटरटेन, जो भी कंप्लेंट हमारे पास आती थी हम उस कमेटी को रेफर करती थी, कमेटी फिर उस हॉस्पिटल के साथ मैटर टेकअप करती थी। तो ऐसा ग्रीवेंस किसी का आए ही ना, ये मेरा निवेदन रहेगा IMA का, जो भी गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब रेट हैं, ताकि किसी भी व्यक्ति को पल में ये शिकायत करने का मौका ही ना मिले कि मेरे साथ ओवर चार्जिंग या कुछ ऐसा हुआ है। जो गवर्नमेंट के प्रिस्क्राइब रेट है कोविड ट्रीटमेंट और जो बाकी चीज़ों के, वो सब आप फॉलो करें, ये मेरा निवेदन रहेगा आप सबसे। थैंक यू। और उसी में ICU की सर्विसेज होना या फिर गुड क्वालिटी हम ऑक्सीजन की सस्टेनेबल सप्लाई दे पाए, ये सब इसका हिस्सा है। तो आज जो इनॉग्रेशन हुआ है, इसी प्रकार से 3 और अस्पताल हैं जिन्हें ये बोला गया कि इस प्रकार का प्लांट लगाएं। जिले के अंदर कुल मिला के 50 बेड से बड़े 6 अस्पताल हैं, जिसके अंदर से 2 सरकारी हैं, सिविल हॉस्पिटल पलवल और होडल। वहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से 500 लीटर प्रति मिनट और 1000 लीटर प्रति मिनट वाले 2 प्लांट पहले लग गए थे। उसके बाद सरकार के निर्देश पर 4 अस्पतालों में ये प्लांट लगाने थे। मैं मुबारकबाद देता हूँ डॉक्टर सचिन को और मेरी तरफ से शाबाशी है कि इन्होंने आगे बढ़ के और सही समय पर ये कार्य किया है। कोविड की तीसरी लहर जैसा कि चल रही है, उसके अंदर जरूरी है कि हम अपने आप को बेहतर प्रिपेयर्ड रखें। किसी भी डिजास्टर से लड़ने के लिए सबसे बड़ा मूल मंत्र है प्रिपेयर्डनेस। तो ये ऑक्सीजन प्लांट प्रिपेयर्डनेस का एक हिस्सा है। कोविड की दूसरी लहर में सभी डॉक्टर्स ने, चाहे वो प्राइवेट डॉक्टर हों चाहे सरकारी डॉक्टर हों, सभी ने मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM न्यूज के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।